जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पोषक तत्व क्या होते हैं और हमारे शरीर के लिए यह किस प्रकार से आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पोषक तत्वों की परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि पोषक तत्व या पोषक पदार्थ किसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ दोस्तों जो हमारे शरीर की क्रियाओं के संचालन के लिए जरूरी होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। जैसे कि हमारा जो शरीर है, हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जैसे हम हाथ को हिला पा रहे हैं, हम सिर को हिला पा रहे हैं, हम खड़े हो पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, इन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो इन सब क्रियाओं को जिन पोषक तत्वों की मदद से किया जाता है, न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ कहा जाता है। पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। पहले होते हैं मुख्य तत्व और दूसरे होते हैं सूक्ष्म तत्व। तो हम मुख्य तत्वों में किन किन चीजों को रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं, प्रोटीन को रखते हैं और वसा या फैट को रखते हैं। और सूक्ष्म तत्वों में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इसमें विटामिन के बारे में देखते हैं, हम इसमें खनिज लवण के बारे में देखते हैं और हम इसमें वाटर की बात करते हैं। तो दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वह विभिन्न जीवों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पोषक तत्वों के बारे में समझ में आया कि पोषक तत्व क्या होते हैं। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन फूड क्या होता है, मानव भोजन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भोजन फूड आखिर क्या होता है। भोजन क्या होता है, एक पोषक पदार्थ होता है जिनको जीव कार्य करने के लिए, मतलब हम विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते हैं उसके लिए, वृद्धि करने के लिए, हम हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। हमारे ऊतकों की, हमारे जो टिश्यूज है उनकी टूट-फूट की मरम्मत के लिए, मान लो हमारे शरीर में किसी प्रकार की टूट-फूट होती है तो उसकी मरम्मत के लिए भी इसका उपयोग होता है। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हम किसको ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। दोस्तों हम विभिन्न क्रियाएँ करते हैं, हम काम करते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, हाथ उठाते हैं, सिर हिलाते हैं, बोलते हैं और विभिन्न प्रकार की जो भी काम कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम आगे देखेंगे कि भोजन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो भोजन हम जिस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहले होते हैं ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों में हम किनको-किनको रखते हैं? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन 2 चीज़ों को हम किसमें रखते हैं? जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, तो उनमें हम किसको रखते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन ऐसे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ जो शरीर का निर्माण करते हैं। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जो प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जैसे कि विटामिन्स वगैरह जो होते हैं, जो भी बीमारियाँ वगैरह होती है, उनसे लड़ने में हमें हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले तो देखेंगे भोजन के अवयव, कंपोनेंट ऑफ फूड, अब हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो भोजन के अवयव है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है वसा। दोस्तों इस वीडियो में हम जो भोजन के कंपोनेंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में चर्चा करेंगे। जो विटामिन्स है, खनिज लवण है और वाटर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे हमें 4.3 किलो कैलोरी की हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमें 4.5 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम 1 ग्राम वसा की बात करें तो इससे हमारे शरीर को 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो हमें देता है वो कौन-सा पदार्थ है? वसा। अब हम इनको तीनों को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आखिर होते क्या है? हम किन-किन चीज़ों को कार्बोहाइड्रेट में रखते हैं? तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे पहले तो इसका जो मुख्य काम होता है शरीर को ऊर्जा देना। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात मिलता है। और अगर हमें किन्हीं भी पदार्थों में 1:2:1 का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात मिल जाए, मतलब कि कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का अगर 1 अणु मिलता है हमें किसी पदार्थ में, तो हम उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दोस्तों यही जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? हम शुगर कहते हैं। शुगर मतलब शक्कर जो होती है, शुगर को ही हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, मतलब कि इनमें हल्की-सी क्या होती है? मिठास होती है। हम जब भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो मीठी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो जैसे कि दोस्तों गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, मांस, फल और गन्ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जैसे कि हमने अगर गेहूँ, चावल खाया मतलब हमने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया। हमने मक्का खाया मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर हम खा रहे हैं मतलब हम क्या खा रहे हैं?
कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। हम मांस खाते हैं, हम फल फ्रूट जो भी खाते हैं, जो गन्ना खाते हैं, वो सब किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट में आता है। मतलब इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। जैसे कि दोस्तों देखें, अगर हम देखें तो जो गेहूँ होता है, जब हम गेहूँ को खाते हैं तो वो हल्का-सा हमको क्या लगता है? मीठा-मीठा सा, हल्का-सा मीठा लगेगा, इसमें स्वाद हल्का-सा मीठा आता है। दोस्तों जैसे कि मक्का होता है, तो मक्के का तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि देख हम ये थोड़ा इन सबसे थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, गेहूँ, चावल, ज्वार वगैरह से ये ज़्यादा मीठा होता है। तो हम देखते हैं कि जब भी मक्के का आटा कहीं पे रखा हुआ होता है या फिर मक्के की बनी हुई रोटी को कहीं पे रख देते हैं, तो सबसे जल्दी चींटियाँ इसमें होने लग जाती है। तो यही जो पदार्थ यहाँ पे दिए गए, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। हम जब कोई सा भी फल खाते हैं, तो वो फल भी किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो मेल को कितनी लगती है? 2800 कैलोरी तक उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए डेली के लिए, और एक महिला को 2100 कैलोरी की कार्बोहाइड्रेट उसको लेना पड़ेगा, एक स्वस्थ महिला को। तो दोस्तों अभी हमने भोजन के अवयव में कार्बोहाइड्रेट को समझा। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होता है वह एक ही शर्करा के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं उसमें शर्करा का अणु कितना होता है? केवल एक होता है। जैसे कि अगर हम देखें, जो ग्लूकोज़ होता है, तो ग्लूकोज़ किसमें आता है? मोनोसैकेराइड में आता है, क्योंकि इसमें एक ही शर्करा का अणु होता है। दोस्तों जो ग्लूकोज़ होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रेप शुगर, मतलब इसको अंगूर वाली शुगर भी कहते हैं। मतलब जो ग्लूकोज़ का अगर हम उदाहरण देखें, तो जो अंगूर में मिलने वाली जो शुगर होती है, वह कौन-सी शुगर होती है? ग्लूकोज़ होती है। दूसरा जो होता है वो होता है फ्रक्टोज़। फ्रक्टोज़ हमें किसमें देखने को मिलती है दोस्तों? फ्रूट में देखने को मिलती है, गन्ने में देखने को मिलती है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर या फिर शुगर केन या गन्ने की शर्करा भी इसको कहा जाता है। और तीसरा होता है गैलेक्टोज़। तो दोस्तों यहाँ ये जो 3 नाम हो गए, ये किसके हो गए? ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ और गैलेक्टोज़ किसके टाइप हो गए? मोनोसैकेराइड के हो गए। अब हम आते हैं डाइसैकेराइड पे, कि डाइसैकेराइड कौन-कौन से होते हैं। दोस्तों जो डाइसैकेराइड होते हैं वह मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब जो डाइसैकेराइड होते हैं वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम 2 ग्लूकोज़ को मिला दें, अगर हम 2 ग्लूकोज़ के अणुओं को मिला दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? माल्टोज़ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? माल्टोज़। और माल्टोज़ को क्या कहा जाता है? बादाम शुगर कहा जाता है, क्योंकि जो बादाम आती है उसमें जिस प्रकार की शुगर हमको मिलती है, वह माल्टोज़ प्रकार की होती है। मतलब उसमें 2 ग्लूकोज़ के अणु जुड़े हुए होते हैं। दूसरा अगर हम देखें कि अगर हम ग्लूकोज़ को फ्रक्टोज़ से मिला दें, तो वो कौन-सी शुगर बन जाती है दोस्तों? सुक्रोज़ बन जाती है। कौन-सी? सुक्रोज़ बन जाती है। और यही जो सुक्रोज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? टेबल शुगर या फिर गुड़ वाली शुगर या फिर जेगरी शुगर भी कहा जाता है। गुड़ को इंग्लिश में जेगरी कहा जाता है। अगला जो है वो है ग्लूकोज़, और हम गैलेक्टोज़ को अगर मिला दें, तो उससे जो शुगर बनती है वो बनती है लैक्टोज़ बनती है, जिसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। जब भी लैक्टोज़ नाम आपको कहीं पर देखने को मिले, तो लैक्टोज़ हमेशा दूध से रिलेटेड एक वर्ड होता है दोस्तों। तो लैक्टोज़ जो शुगर होती है वो हमें किसमें मिलती है? दूध में मिलती है। जब हम दूध खाते हैं तो दूध भी हमें हल्का-सा क्या लगता है? मीठा लगता है। मतलब कि दूध भी किसमें आता है दोस्तों? दूध में भी हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट दूध में भी मिलता है। अब हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो दोस्तों जिस प्रकार से मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं, अगर 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाते हैं, तो उससे क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड बनता है। तो मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर पॉलीसैकेराइड बनता है। और पॉलीसैकेराइड में अगर हम उदाहरण देखें, तो इसमें पहला होता है सेलुलोज़, दूसरा होता है ग्लाइकोजन और तीसरा होता है स्टार्च या मंड। दोस्तों जो सेलुलोज़ होता है, इस सेलुलोज़ को कौन पचा सकता है? तो जो चौपाए आते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, ये जो होते हैं, ये क्या खाते हैं? सेलुलोज़ खाते हैं। सेलुलोज़ किसको कहा जाता है दोस्तों? तो जो भी पौधे मतलब कि फूल, पत्ती, घास वगैरह जो होती है, इस सब को क्या कहा जाता है? सेलुलोज़ कहा जाता है। और सेलुलोज़ इन सारी चीज़ों को कौन खाते हैं? चौपाए खाते हैं। तो सेलुलोज़ को कौन पचा सकता है? चौपाए पचा सकते हैं। जो पौधों का जो शरीर होता है, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? वह सेलुलोज़ से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा होता है ग्लाइकोजन। तो दोस्तों जो पौधे होते हैं, उनका शरीर किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज़ का बना हुआ होता है। लेकिन उनमें जब वो किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं और जब वो भोजन बना के अपने शरीर के अंदर रखते हैं, तो वह किसके रूप में होता है? वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अर्थात पौधों में जो संचित भोजन होता है, वह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। उसी प्रकार से जो मानव होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, उनमें जो भोजन किस रूप में संचित होता है, मतलब किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो वह स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखे। इसमें पहला देखा हमने मोनोसैकेराइड, दूसरा देखा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड देखा। तो यह तो जो शुगर हो गई, इसको सामान्य भाषा में शुगर कहा जाता है। तो लेकिन ये जो शुगर हो गई, ये हमें कैसे मिल रही है? ये हमें प्रकृति में मिल रही है, प्राकृतिक रूप से मिल रही है। लेकिन क्या वैज्ञानिकों ने कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट भी बना लिए हैं। तो उसमें अगर हम देखें, तो जो एस्पार्टेम होता है, एस्पार्टेम एक शुगर का नाम होता है, जो हमें मार्केट में अगर जाएँगे तो हमें देखने को मिल जाएगी। तो एस्पार्टेम की अगर हम 1 चम्मच की बात करें,
स्पार्टेम की 1 चम्मच, और घर में अगर हम 50 चम्मच की जो नॉर्मल हमारी शुगर होती है उसकी अगर 50 चम्मच ले ले तो जो स्पार्टेम होती है उसकी 1 चम्मच के बराबर वह होती है। दूसरा होता है सैकरिन, तो सैकरिन भी हमें मार्केट में मिल जाएगी, उसकी अगर हम 1 चम्मच की बात करें तो वो हमारे घर के 25 चम्मच के शक्कर के बराबर होती है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और वह किस प्रकार से हमारे लिए जरूरी होते हैं। अब देखते हैं हम प्रोटीन कि प्रोटीन क्या होते हैं। तो दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं वह अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने हुए होते हैं? अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में जब हमने डीएनए पढ़ा था और हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से आरएनए से प्रोटीन बनता है और हमें किस प्रकार से अमीनो अम्ल से हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक है, आप वहां जाकर उसके बारे में डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? शरीर का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। मतलब हमारे शरीर का निर्माण कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने देखा। यह शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं वह कोशिकाओं की मरम्मत करने में और कोशिकाओं की वृद्धि करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम जो प्रोटीन है उसका 1 ग्राम लेते हैं तो हमारे शरीर को 4.5 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों सामान्य जो पुरुष होता है उसको एक दिन में लगभग 55 से 60 ग्राम का क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, और जो सामान्य महिला होती है उसको एक दिन में 45 से 50 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों अभी हमने देखा कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है, और हमें पता है कि जब एक वो प्रोटीन का अणु बनाना है तो हमें कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। दोस्तों प्रोटीन का एक अणु बनाने में हमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो उन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं वह होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद कर लेता है, स्वयं कर लेता है, तो वह उन्हें हमें बाहर से लेना नहीं पड़ता है। तो उनको क्या कहा जाता है? अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है उसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, और जिन 10 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है, हमें उन्हें बाहर से भोजन के रूप में लेना होता है, उसे क्या कहा जाता है? आवश्यक अमीनो अम्ल। दोस्तों जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है कहाँ-कहाँ मिलते हैं? जैसे कि हमारी हड्डियों में जो प्रोटीन मिलता है वो कौन-सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। जो हमारे बालों में और हमारे नाखून में मिलता है वह कौन-सा प्रोटीन होता है? केराटिन होता है। तो जैसे कि हमने कई बार देखा होगा कि जो बालों में शैम्पू वगैरह लगाने वाली चीज़ें आती है या फिर बाल धोने वाली साबुन वगैरह हम देखते हैं, तो हम कई बार देखते हैं कि उसमें क्या एडवर्टाइज़मेंट में देखते हैं, वो क्या बोलते हैं कि केराटिन युक्त ये चीज़ें हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उसमें क्या होता है? केराटिन प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा जो मिलता है हमारे ब्लड में, तो हमारे ब्लड में हमको क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है। और अगर हम देखें एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है? हमारी मांसपेशियों में, हमारी मसल्स में हमको क्या मिलता है? एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन मिलता है। और हमारी त्वचा में कौन-सा प्रोटीन मिलता है? कोलेजन नाम का प्रोटीन मिलता है। तो ये 10 प्रकार के तो हमारा शरीर निर्माण कर लेता है, जो हमारी अलग-अलग हिस्सों से प्राप्त होता है। लेकिन जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल है, उनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। उसमें अगर हम देखें हमें बाहर से लेना पड़ता है। जो केसिन होता है, वो हमको कहाँ मिलता है? दूध में मिलता है। तो फिर उसके बाद में अगर गाजर में अगर हम देखें तो गाजर में हमको मिलता है केरोटीन। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है केराटिन। केराटिन हमें मिलता है बालों में और नाखून में, ठीक है? और जो केरोटीन होता है वो हमको मिलता है गाजर में। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं हो, नाम अलग-अलग नाम है। इसको बोलते हैं केराटिन और इसको बोलते हैं केरोटीन, ठीक है? अगला होता है हमको टमाटर में, तो टमाटर में हमको कौन-सा प्रोटीन मिलता है? ल्यूकोपिन मिलता है। कौन-सा मिलता है? ल्यूकोपिन मिलता है। तो जो आवश्यक है, जो हमें बाहर से लेना पड़ते हैं, तो हम ये कहाँ-कहाँ से लें? जैसे दूध खाएँगे, गाजर, टमाटर, पनीर में, मांस में, मछली, अंडा, दाल। दाल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन मिलता है। फिर उसके बाद में सोयाबीन, सोयाबीन में भी मिलता है, बादाम में। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें ये जो हम खाते हैं तो ये 10 प्रकार के अमीनो अम्ल की हमारे शरीर को पूर्ति होती है। उसके बाद में इससे क्या बना लिया जाता है? प्रोटीन, जो हमारे शरीर के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम देखते हैं आगे और हम देखते हैं कि अगर मान लो कि प्रोटीन की कमी हो जाए हमारे शरीर को, तो उससे हमें कौन-कौन सी बीमारियाँ होगी। तो जो बीमारियाँ होती है प्रोटीन की कमी से, वो मुख्य रूप से बच्चों में होती है। सबसे पहली जो बीमारी है वो है क्वाशी-ओरकर। क्या नाम है बीमारी का? नाम क्या है दोस्तों? क्वाशी-ओरकर। जो क्वाशी-ओरकर बीमारी होती है वह 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें हाथ-पाँव दुबले-पतले हो जाते हैं, इसमें वज़न कम हो जाता है, इसमें पेट बाहर आ जाता है और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। तो 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कौन-सी बीमारी होती है? क्वाशी-ओरकर। किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस बीमारी को हम देखें तो इसको अतिरिक्त प्रोटीन देकर इसको ठीक कर सकते हैं। अगली जो बीमारी होती है वो होती है मरासमस। तो पहले हमने देखी क्वाशी-ओरकर जो 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को होती है, लेकिन जो मरासमस बीमारी होती है दोस्तों, वह 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है। यह क्यों होती है? जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता के दूध पर निर्भर होते हैं, तो अगर माता के दूध में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो यह बीमारी होती है जिसका नाम है मरासमस।
इसमें होता क्या है दोस्तों, तो बच्चों की जो मांसपेशियाँ हैं वो ढीली हो जाती है, पैर पतले हो जाते हैं और त्वचा पर क्या बन जाते हैं, चकत्ते दिखाई देते हैं। यह क्या होता है दोस्तों कि बच्चों को क्या हो जाता है, इस बीमारी में मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और यह जो बीमारी होती है मरासमस, इसे सामान्यतः हम ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी होती है, क्वाशियोरकर और मरासमस। तो दोस्तों हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया, हमने प्रोटीन के बारे में देख लिया। अब जो तीसरा जो मुख्य घटक होता है भोजन का, वो होता है कौन सी, वसा होता है, फैट होता है। तो अब हम फैट के बारे में पढ़ लेते हैं कि फैट क्या होता है दोस्तों। तो जो फैट होते हैं वह किससे मिलकर बना हुआ होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ होता है। जिस प्रकार से हमने देखा था प्रोटीन, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार से जो वसा होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हुई होती है। दोस्तों जो वसा होती है वह क्या होती है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, तो इसका भी मुख्य काम होता है शरीर को ऊर्जा देने का, इसका मुख्य काम होता है। जब हम वसा खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमने देखा था कि 1 ग्राम अगर हम वसा खाते हैं तो उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। दोस्तों जो वसा होती है वह क्या होती है, पानी में अघुलनशील होती है, मतलब कि इसको अगर हम पानी में डाल दें तो ये पानी में घुलती नहीं है। जैसे कि हम जो भी ऑयली चीज होती है, जब उनको हम पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो पानी के ऊपर तैरने लगती है, वो पानी के अंदर घुलती नहीं है। दोस्तों जो वसा होती है उसको पचाने में क्या लगती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें अगर किसी चीज़ को पचाने में लगती है तो वो किसको पचाने में लगती है, वसा को पचाने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता लगती है। अगर हम देखें तो इसे स्रोत के आधार पर वसा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार का। मतलब हमें यह वसा कहाँ-कहाँ से मिल रही है इसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो जंतु वसा और दूसरा वनस्पति। जो हमें जंतुओं से मिलती है, जो हमें एनिमल से मिलती है, जैसे कि हमें दूध जानवरों से मिलता है, एनिमल से मिलता है, हमें पनीर भी दूध से ही बनता है, अंडा मुर्गी से मिलता है, मछली भी। तो यह जो प्रकार हो गए, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो हमें जंतुओं से मिलती है और दूसरी होती है वनस्पति से। तो वनस्पति में हम वनस्पति तेलों को शामिल करते हैं, जैसे बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, अखरोट का तेल, सरसों का, सूरजमुखी का तेल। यह सब हमें वनस्पतियों से मिलती है, इसलिए इसे वनस्पति वसा में रखा गया है। अब अब हम देखते हैं कि वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अभी एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। दोस्तों जो संतृप्त वसा होती है, अगर उसको हम देखें तो वो सामान्य ताप पर क्या होती है, ठोस होती है। सामान्य ताप पर ठोस। और अगर हम इसका तापमान बढ़ा देते हैं तो यह क्या हो जाती है, लिक्विड रूप में हो जाती है। जैसे कि दोस्तों आपने घी को देखा होगा, मक्खन को देखा होगा, मछली का तेल वगैरह जो होते हैं, ये क्या हो जाती है, तापमान कम कर देते हैं तो ये जम जाते हैं और तापमान बढ़ाने पर यह लिक्विड रूप में वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों जो संतृप्त वसा होती है वो हमें किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। जंतुओं से जो मिलने वाली वसा होती है वो किस प्रकार की होती है, संतृप्त वसा होती है। इसके ऑक्सीकरण में ज़्यादा ऊर्जा लगती है, मतलब कि इनको हमारा शरीर के द्वारा जब पचाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या लगती है, ऊर्जा लगती है। इसलिए हमको कहा जाता है कि घी और ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि शरीर सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इनको एक लिमिट में अगर हम खाएँगे तो हमारा शरीर इनको अच्छी तरीके से पचा पाएगा, लेकिन अगर हम इनकी ज़्यादा ही मात्रा लेने लग जाएँगे तो हमारा शरीर इनको पचाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर देगा और जब हमें केवल इसी वसा को ही पचाने में ज़्यादा ऊर्जा लग जाएगी तो हमारे शरीर के अन्य जो कार्य होते हैं वह ठीक से नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगली जो वसा है वो है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा जो होती है वो हमेशा लिक्विड में होती है, मतलब आप इसका तापमान बढ़ाओ या इसका तापमान घटाओ, हमें ये किस प्रकार से मिलती है, लिक्विड रूप में ही मिलती है। जैसे कि सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का, बादाम का, ये जो तेल होते हैं ये क्या होते हैं, यह इतने जमते नहीं हैं, मतलब ये लिक्विड रूप में ही होते हैं। ये किससे मिलती है, हमें पादपों से मिलती है और इसके ऑक्सीकरण में कम ऊर्जा लगती है, मतलब इसको पचाने में कम ऊर्जा लगती है। तो दोस्तों हमारे शरीर के लिए जो सब अच्छी अच्छी वसा कौन सी हो गई, जो असंतृप्त वसा होती है वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। और जो संतृप्त वसा होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है वसा की, संतृप्त वसा की, तो वो हमारे शरीर के लिए फिर क्या होती है, हानिकारक होने लग जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि वसा की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां होती है। तो वसा की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारी जो त्वचा है वो रुकी हो जाती है तथा वजन कम हो जाता है और शरीर का जो विकास है वो रुक जाता है। और अगर इसकी अधिकता हो जाए तब क्या होगा, तो वसा की अगर अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लीवर में सूजन आ जाता है और इससे जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी हाई हो जाता है और इससे मोटापे की बीमारी बढ़ने लगती है। जो और जब मोटापे जैसी बीमारियां और हृदय संबंधी और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं तो हृदय संबंधी हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी इससे बढ़ जाती है। दोस्तों इसकी जांच के लिए एक बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, और वेट हमें केजी में लेना है और हाइट हमें मीटर में लेना है। ठीक है दोस्तों, इस बीएमआई के आधार पर ही हम देखते हैं कि हम अंडर वेट में आते हैं, हम नॉर्मल में आते हैं या ओवर वेट में, या हमें मोटापा या ओबेसिटी, हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी लिखी गई है। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 18.5 से कम आता है तो हम किस में आते हैं, अंडर वेट में आते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है और हमें इनको ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें कि अगर हम 18.5 से 24.9 के बीच में आते हैं हमारा बॉडी मास इंडेक्स, मतलब हम नॉर्मल कंडीशन में हैं, मतलब कि हम जो भी पोषक तत्व ले रहे हैं वो सही मात्रा में ले रहे हैं।
अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 से 29.9 के बीच में आता है तो हम ओवरवेट, मतलब कि हम जो पोषक तत्व ले रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। अगर हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स 30 से 34.9 के बीच में आता है तो ये मोटापे की पहली फेज़ होती है। ये इतनी खतरनाक नहीं होती है, मतलब यहाँ पे मोटापे की पहली फेज़ शुरू हो जाती है। दूसरा अगर देखें, अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 35 से 39.9 के बीच में आता है तो ओबेसिटी से दूसरी स्टेज में चले जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा भयानक होती है। इसमें शरीर का आकार बहुत बेडोल शरीर हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है तो वो एक्सट्रीम ओबेसिटी हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से मोटापा बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये बीएमआई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं कि बीएमआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लो एक एग्जांपल के आधार पर कि किसी की हाइट 152 सेंटीमीटर है और उसका उसका जो वेट है वो कितना है, 60 किलोग्राम है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था बीएमआई का, उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर होता है और वेट हमें केजी में लेना है, ठीक है। और जो हाइट है वो किसमें लेना है, मीटर में लेना है। तो ये 152 जो ये हाइट दी गई है सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर करने के बाद में हमें ये वाली चीज़ प्राप्त हुई। अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले हमने रख दिया, वेट ले लिया 60 केजी में और हमने हाइट भी ले ली मीटर स्क्वायर में ले ली। तो ये 2.3 हो गए। तो इसका जो बॉडी मास इंडेक्स आया इस व्यक्ति का वो कितना आया, 25.96 आया। तो दोस्तों अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखिए कि अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स इसका है 25 इसका बॉडी मास इंडेक्स 25 दशमलव कितना आया, 9 आया। तो हम देखते हैं कि ये इस टेबल में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो 25.9 मतलब कि इसका जो बॉडी मास इंडेक्स है ये इसके बीच में है, मतलब कि इस व्यक्ति का जो वेट है वो कितना है, ओवर वेट है, मतलब जो पोषक तत्व ले रहा है वो ज़्यादा मात्रा में ले रहा है। तो दोस्तों अभी हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब एक टर्म आती है, एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं संतुलित आहार। कि संतुलित आहार क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो शरीर होता है हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को लेना पड़ता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें हमें चाहिए हमारे जीवन चक्र को चलाने के लिए दोस्तों। तो ऐसे पदार्थ जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हो जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। अगर हम ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात 4:1:1 हो, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के 4 अणु, प्रोटीन का 1 अणु और वसा का 1 अणु हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, सामान्य रूप से संतुलित आहार कहते हैं। दोस्तों देखा जाता है कि सामान्य रूप से जो दाल, चावल और घी होते हैं उसको संतुलित आहार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर हमने दाल खाया मतलब हमने क्या खा लिया, प्रोटीन खा लिया। अगर हमने चावल खाया मतलब हमने क्या खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खा लिया। और अगर हमने घी खाया मतलब कि हमने क्या खा लिया, वसा खा ली। तो ये तीन जो मुख्य रूप से जरूरी होते हैं शरीर के लिए, ये तीन चीजें हमें दाल, चावल और घी को इसीलिए संतुलित आहार कहा जाता है सामान्य रूप से, क्योंकि इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों की मात्रा देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो बची बची हुई चीज़ें हैं, विटामिन, मिनरल और वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।